नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिंदू औरतें हों या मुस्लिम औरतें, संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं से वो अपने हकों के लिए आज भी लड़ रही हैं, कल भी लड़ती रहेंगी। कहीं 3 तलाक का मसला है तो कहीं गर्भ में बेटी मार दिए जाने का मसला। इसलिए यह समझने की भूल ना करें कि मुस्लिम औरतों की लड़ाई 3 तलाक के खात्मे से खत्म हो जाएगी और ना ही ये शुरू होने वाली है। बुनियादी रूप से औरतों की लड़ाई अपने धर्म से कम, मर्दों से ज्यादा है। कॉरपोरेट कंपनियों का कौन सा धर्म है जहां महिला सीईओ को मर्द सीईओ से कम वेतन दिया जाता है और हम ये खबर अखबार में पढ़कर सो जाते हैं। संविधान से सारे अधिकार मिलने के बाद भी कौन से धर्म की औरतें हैं जिनके जीन्स और स्कर्ट पहनने पर ऐतराज जताते हुए नेता आज भी मिल जाते हैं। आज भी केरल के सबरीमाला मंदिर में औरतों को रजस्वला के समय अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसके खिलाफ यंग लॉयर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि ऐसे प्रतिबंध हटा दिए जाएं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को अपना फैसला रिजर्व किया था। आज तक भारत में मंदिरों में दलितों के प्रवेश को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। मई 2016 में उत्तराखंड के एक मंदिर में दलितों के प्रवेश को लेकर बीजेपी के सांसद तरुण विजय ने जब आंदोलन किया तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। लेकिन वहीं कई वर्ष पहले पटना के हनुमान मंदिर में दलित पुजारी को आराम से बिठा दिया गया। उसी तरह शनि शिंगणापुर में महिलाओं के गर्भगृह तक जाने को लेकर औरतों ने जोरदार आंदोलन किया। धर्म गुरुओं ने इस लड़ाई की शुरुआत नहीं की थी, तृप्ति देसाई नाम की महिला ने की। मतलब औरतों को अपनी धार्मिक संस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं से अकेले ही लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े मर्द उन्हें एक कुर्सी तक नहीं देने वाले। हाजी अली का मामला भी ऐसा ही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दलित दूल्हों को पत्थर से मारने की खबरें आज भी आती हैं जब वे घोड़ी चढ़ते हैं या कार से जाते हैं। इसलिए कहा कि समाज को बदलने की लड़ाई लंबी है। 11 मई से सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने शायरा बानो की याचिका पर दैनिक सुनवाई शुरू करने का फैसला किया ताकि जल्दी से फैसले पर पहुंचा जाए। पिछले साल शायरा ने 3 तलाक, हलाला और बहुविवाह को चैलेंज किया। इसी सोमवार यानी 9 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ के नाम पर मुस्लिम औरतों के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता। दिसंबर 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही 3 तलाक को असंवैधानिक माना। आज तक 3 तलाक काफी चर्चा में है आजकल। तो आप समझेंगे कि अदालतें सक्रिय हो गई होंगी। 2 मई 2002 को बॉम्बे हाई कोर्ट की 3 सदस्यीय औरंगाबाद बेंच ने दगदू पठान बनाम रहीम बी दगदू पठान मामले में फैसला दिया कि मुस्लिम दंपतियों को अदालत में बाकायदा साबित करना होगा कि उनके बीच तलाक हो चुका है तथा इससे संबंधित शरीयत कानून की सभी शर्तें पूरी की गई हैं। अन्यथा किसी भी प्रकार की मौखिक या लिखित बयान द्वारा तलाक को अदालत नहीं मानेगी। शिबा असलम फहमी जो हमारी आज की मेहमान है, उन्होंने इस मसले पर 2002 के साल में ही हेडलाइन प्लस में लिखा था कि यह फैसला 1981 के असम हाईकोर्ट के फैसले पर आधारित है। 2002 में शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट भी 3 तलाक को गलत ठहरा चुका है। तो आपने देखा 1981, 2002, 2017 किसी भी साल किसी भी कानून ने तमाम अदालतों को 3 तलाक को असंवैधानिक कहने से नहीं रोका। 2007 से भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन भी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहा है। यह इसलिए बताया ताकि दर्शकों के बीच भ्रम न फैले कि इस लड़ाई को हमारे नेता किसी सामाजिक सुधार के मकसद से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो वाकई सीरियस होते तो संसद में इसे हटाने का कानून ले आते और जनता के बीच इस बहस को ले जाते। लेकिन अदालत की आड़ में टीवी चैनलों को आगे करके यह खेल ना खेला जाता। अब रहा यह सवाल कि जब कई फैसलों में 3 तलाक को असंवैधानिक माना गया है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या नया फैसला होने वाला है। हमारे आज के मेहमान फैजान मुस्तफा ने इस फैसले पर ट्रिब्यून, दी वायर, स्क्रोल और इंडियन एक्सप्रेस में कई लेख लिखे हैं। उनके कुछ बिंदु हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम महिलाओं में तलाक 0.56% है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हिंदू महिलाओं में तलाक और परित्यक्ता जिसे कहते हैं उनका प्रतिशत 0.76 है। यह आंकड़ा इस भ्रम को तोड़ता है कि सारी मुस्लिम औरतें 3 तलाक से त्रस्त हैं और मुस्लिम समाज में सुबह शाम तलाक देने के अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 3 तलाक की गुंजाइश छोड़ दी जाए। एक ही मुस्लिम औरत का हक इससे मारा जाता है तो इसे समाप्त करने की मांग पूरी तरह जायज है और संवैधानिक है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह अपना कोर्ट बनाया है। शरई कोर्ट कहते हैं, जहां कई मामले आपसी बीच बचाव से निपटा दिए जाते हैं। इस कोर्ट के सामने आए कई मामले 525 तलाक के मामलों में सिर्फ 0.2% तलाक फोन से दिए गए, 0.6% तलाक ईमेल से और 1 तलाक SMS से हुआ।
फिर भी कोई ईमेल से तलाक दे सकता है, इसके पक्ष में आप आज भारत में किसी को नहीं समझा सकते। इस तरह की हर संभावना को खत्म हो जाना चाहिए। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर तलाक वकील, जज, मौलवी और परिवार के सदस्यों के बीच होते हैं, बल्कि 40% मामलों में जो उनके सामने आए, महिलाओं ने भी तलाक की मांग की। हालांकि अभी तक कोई मुकम्मल सर्वे या आंकड़ा नहीं है। फैजान साहब ने 10 राज्यों से फतवा जारी करने वाली संस्था दारुल इफ्ता से कुछ आंकड़े जमा किए। उसके अनुसार आपको बता दें कि फतवा फैसला नहीं होता है, पहले यह जान लीजिए, बल्कि आप किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हैं तो उस पर राय मांगते हैं। ये राय लागू है या नहीं करेंगे, ये आपकी मर्जी पर है। न्यूज चैनलों में फतवे को फरमान की तरह पेश किया जाता है, कई बार बताने के बावजूद आज तक गलत तरीके से पेश किया जाता है। फैजान साहब ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि 3,40,206 फतवों में से सिर्फ 6.50% फतवे 3 तलाक को लेकर थे, यानी बहुत कम मामलों में 3 तलाक को लेकर राय मांगी गई। 33 दारुल क़ज़ा के आंकड़े बताते हैं कि उनके यहां 3 तलाक नहीं दिया गया। तलाक तभी दिया गया जब बीच बचाव से लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई। दारुल क़ज़ा एक तरह का कोर्ट है जिस पर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने भी अतीत में मना किया है। 2002 के बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने यही तो कहा था कि 3 तलाक या तलाक को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा और उसके लिए पूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया था। अब जाकर बोर्ड ने कहा है कि 3 तलाक सही नहीं है, उसके लिए पहले 8 चरणों का होना अनिवार्य है। प्रक्रियाएं बताई हैं और उन्होंने ये पैम्फलेट छाप के दिया है। यह बड़ा फैसला तो है, लेकिन क्या इससे 3 तलाक समाप्त करने वाले, उसकी मांग करने वाले संतुष्ट होंगे? यह मसला टीवी के लिए महीनों से तमाशा भी बना हुआ है। कई मौलाना 3 तलाक के पक्ष में अजीब अजीब तर्क दे रहे हैं, जिन्हें टीवी पर ना आने वाले कई मौलाना बेहद एतराज से देख भी रहे हैं। महाराष्ट्र में शिक्षण संस्था चलाने वाले और इस्लामिक विद्वान अतहर ब्लड बैंक के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने सैयद शहाबुद्दीन सल्फी फिरदौसी, उन्होंने फोन पर मुझे बताया कि यह मसला इंसानियत का है, कौम का नहीं। इंसानियत कहती है कि औरतों के साथ नाइंसाफी इस्लाम के खिलाफ है। जो लोग 3 तलाक देते हैं वो मजहब का मजाक उड़ाते हैं। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे 3 मेहमान हैं। फैजान मुस्तफा साहब हैं, वाइस चांसलर नलसर हैदराबाद, खातून शेख हैं मुंबई से, भारतीय महिला मुस्लिम आंदोलन, और शिबा असलम फहमी हमारे साथ हैं इस दिल्ली स्टूडियो से, रिसर्च फेलो। फैजान साहब, मैं आपसे थोड़ा स्पष्ट होना चाहता हूं कि कई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई मामलों में अदालतों को ये किसी प्रकार की अड़चन नहीं आई कि इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए, फिर भी ये बार बार संवैधानिक और असंवैधानिक होने और ना होने के मामले में ये मामला उन्हीं के दरवाजे पर क्यों पहुंच जाता है? रवीश, ऐसा है कि एक बात ये समझ लें कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं जिनमें ये मसला गया, उन्होंने हर बार ये कहा कि जो कुरान में और हदीस में प्रोसीजर है, यानी जो आपका सही पर्सनल लॉ है, उसको आप फॉलो करें। अब इसमें अजीब बात यह है कि कभी भी ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपने कल के फैसले का जिक्र किया कि पर्सनल लॉ और संविधान से क्या संबंध है, तो आप देखें जितने भी फैसले हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट का शमीमारा का फैसला, उसमें अदालत ये चाहती है कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो उनका असली शरीयत का लॉ है, जो उनका रियल लॉ है, उसको फॉलो करें। दूसरी चीज ये आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज को असंवैधानिक कहने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो ये कि वो लॉ हो, लॉ को असंवैधानिक करते हैं, या ये कि वो एग्जीक्यूटिव का कोई एक्शन हो जिसको असंवैधानिक करते हैं। तो संवैधानिक की बहस जो है वो राज्य के बारे में होती है कि राज्य का ये एक्शन असंवैधानिक है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या पर्सनल लॉ है? इस पे बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जिसमें उन्होंने इसको लॉ नहीं माना है। दूसरी चीज ये कि किसी चीज को असंवैधानिक कहने के लिए यह देखा जाता है किसी लॉ को कि जिसने वो लॉ पास किया है, क्या उसको वो शक्तियां प्राप्त थी। यानी अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो क्या पार्लियामेंट को वो पावर थी यूनियन लिस्ट के तहत या कॉन्करेंट लिस्ट के तहत। और दूसरे, क्या वो लॉ किसी मौलिक अधिकार का हनन करता है। ठीक है।
अब यहाँ एक तो ये सारे जितने भी केसेस हैं, हाँ। इन सारे केसेस में उच्च न्यायालयों ने जो फैसले दिए हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को ध्यान में रख के दिए हैं और ये कहा है कि आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ सही से फॉलो नहीं किया। ठीक है शिबा, ये सही फैसला क्या है जो शरीयत का है, सही शरीयत लॉ का मतलब ये लड़ाई क्या है, ये मांग क्या है कि शरीयत जो सही शरीयत है उसके हिसाब से तलाक की इजाजत मिले, या जो बाकी लोगों के लिए है, बाकी दूसरे मजहब के लिए जो तलाक की प्रक्रिया है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से होगा, उसके तहत एक ही पैमाना हो, ये वो हिंदू औरत हो या मुस्लिम औरत हो, दोनों की तलाक देने की प्रक्रिया एक हो। देखिए, जो सही शरीयत का सवाल है, अगर आप किसी इस्लामिक धर्म की किताबों की दुकान पर जाएंगे और आप उससे कहेंगे कि भाई मुझे शरीयत की किताब दे दो, तो अगर तो वो बड़ा स्मार्ट आदमी होगा तो 100 किताबें आपको दे देगा और कहेगा ये शरीयत की किताबें हैं। और अगर वो बेचारा सीधा साधा आदमी होगा तो कहेगा शरीयत की तो कोई किताब नहीं है, ऐसी तो कोई किताब है नहीं। तो शरीयत की कोई एक शरीयत है नहीं इस दुनिया में। ठीक है, खुद हिंदुस्तान के अंदर इतनी शरीयत है, शिया की अलग, सुन्नी की अलग, बोरा की अलग, अहले हदीस की अलग, वगैरह वगैरह। तो इसको हम आम भाषा में कहते हैं ना जलेबी छानना, कि ये मामला कहीं नहीं पहुंचेगा। सवाल ये है कि एक रियलिटी है कि एक अत्याचार हो रहा है, एक टेरर टूल की तरह तलाक सिर पे लटकता रहता है, तलाक हो या ना हो। लेकिन मेरी मानसिकता में अगर ये बसा हुआ है कि अगर पति के जुआ खेलने पर मैंने एतराज किया, अगर पति के किसी और काम पर मैंने एतराज किया, तो वो मुझे 1 मिनट में घर से बाहर ले जाके खड़ा कर देगा। इस मानसिकता के साथ अगर कोई महिला जीती है परिवार के अंदर, तो वो अपने ना अधिकार मांग सकती है, ना वो सही और गलत का फैसला कर सकती है। तो आप ये कहें कि क्योंकि वो कानून में है ही नहीं तो उसको हम बैन कैसे करें, लेकिन वो परंपरा में या वो प्रैक्टिस में है, आप इससे नजर नहीं मोड़ सकते। तो उसको कानून से बैन कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर जैसे बाल विवाह परंपरा में थी तो उसको कानून से बैन किया गया। अगर कोई भी प्रैक्टिस है, चाहे वो कानूनी प्रैक्टिस हो चाहे वो गैर कानूनी प्रैक्टिस हो, अगर वो प्रैक्टिस है तो उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। बहुत पढ़े लिखे मुसलमान मर्द इस वक्त ये ढूंढने की इस रास्ते को ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो ये कहें कि भाई मीडिया ना बोले, सुप्रीम कोर्ट ना बोले, सरकार ना बोले, पार्लियामेंट ना बोले और महिला भी ना बोले, बस हम बोलेंगे, हम सुनेंगे, हम जो कह रहे हैं वो मान लिया जाए। ये जो अपनी सत्ता की स्थापना है और इस 21वीं सदी में ये मांग करना, ये बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है। और ये एक हारी हुई लड़ाई है, ये जीतेंगे नहीं, ये हारना है। ठीक है, हमारे साथ खातून जी हैं। खातून जी, मुझे एक बात बताइए कि अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये जो 8 तरीके बताए हैं तलाक से पहले कि क्या क्या किए जाते हैं, ये तरीके ये आज के संदर्भ में है या पहले से चले आ रहे थे जिनको अब ये नजर आया है? और दूसरा कि फैजान साहब ने आप लोगों की संस्था का जो सर्वे है उस पर सवाल उठाया है कि इतना प्रतिशत है नहीं इन तलाक का जितना बड़ा इस पूरे मसले को जितना रूप दिया गया। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी जो फैजान साहब का पहला जवाब दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने वो नजर से नहीं देखा जो नजर से भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन देख रही है। आज हमने भी औरतों की शरिया अदालत बनाई है और औरतों की शरिया अदालत में जो केसेस आते हैं, आज हमने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के साथ मीटिंग रखी और उसमें कई औरतें हमारी वहां आई थी जो रो रही थी। यहाँ तक है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग थे वो रो रहे थे। इनको क्या पता है, इनको कुछ नहीं मालूम है कि ये आंकड़े सही है या गलत है। आके देखिए, हम तो ये कहते हैं उनको 1000 बार दावत देते कि आइए देखिए हमारे यहाँ पर। राइट, ठीक है। अभी भी कितनी औरतें जो जमाते इस्लामी हिंद, जमाते सुन्नी जो हरे साफे बांधते, उसने किस तरह की तलाक दिया है कि चिट्ठी फेंक के उसके घर पर और चले गया कि मैंने तुझे तलाक दे दिया, देख ले। तो क्या इस तरह की तलाक होती है? व्हाट्सएप पे तलाक दे रहे, इस तरह की तलाक हो रही है? हाँ, मेरे दिल में आया तो मैंने तलाक दिया। ये जो शिबा कह रही थी आप उसी को बढ़ा रही है। फैजान साहब, मैं यही जानना चाहता हूं कि अभी संख्या और प्रतिशत को छोड़ देते हैं, अगर ये प्रवृत्ति है कि आपको 1 सेकंड के भीतर तलाक कोई दे दिया जाए, भले कोई हमारे पड़ोस में जानने वाला ना देता हो, हमारा कोई दोस्त यार कोई घर में ना होता हो, लेकिन कि कोई किसी कमजोर महिला को सताने का इससे अच्छा तरीका कुछ और नहीं हो सकता, उसके पास धर्म के हिसाब से और कानून के हिसाब से इस तरह का अधिकार होना ही क्यों चाहिए? नहीं है ये अधिकार। यही हम बात कह रहे हैं कि जो बीएमएमए का सर्वे है, आपने प्रस्तावना में शुरू में खुद बोला
कि उसमें व्हाट्सएप पे एक तलाक हुई है जो कि 0.19% आ रहा है। तो बीएमएमए के सर्वे से भी ये साबित नहीं होता कि ईमेल से और टेलीफोन से और व्हाट्सएप पे तलाक हो रही है, लेकिन मीडिया ने उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्रेजेंट किया। अब जो कानून की बात है और धर्म की दोनों तरह से बात आपने देख ली कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया कि तलाक का सही तरीका क्या है, वो 8 स्टेप आपने पढ़ लिए हैं। दूसरे देश का कानून वो है जो सुप्रीम कोर्ट ने शमीम आरा में ले डाउन कर दिया कि तलाक जो है उसके लिए कोई रीजनेबल कॉज होना चाहिए। जब उसकी कोई माकूल वजह हो तब आप आर्बिट्रेशन करेंगे, सुलह समझौते की कोशिश करेंगे। जब सुलह समझौता खत्म हो जाएगा तब आप तलाक एक बार देंगे और 3 महीने वेट करेंगे। 3 महीने के बाद ही तलाक मुकम्मल होगी। ठीक है, इसका मतलब ये कि ना कानून के हिसाब से ना शरिया के हिसाब से व्हाट्सएप। मेरा इसमें एक सवाल है फैजान साहब कि ये सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है, ठीक, इन व्यवस्थाओं को, इन तमाम विवादों के तक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सोया रहा, ठीक है। अब उसके पास अगर उस पर छोड़ दिया जाए तो उसके पास ऐसे क्या संसाधन है कि दुनिया तक वो पहुंच जाए? तो क्यों ना इसकी संभावना को, जब आप भी गलत मानते हैं, जब शिबा भी गलत मानती हैं, जब खातून भी गलत मानती हैं, तो अगर एक आदमी भी दे रहा है, चिट्ठी से ही दे रहा है। मैंने टीवी पे किसी मौलाना को कहते सुना कि लेजिटिमेट कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए, फोन से बात कर रहे हैं तो तलाक दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं ऐसे फोन से, कि हम घर आने से पहले आप किसी को घर से बाहर कर दें? तो इसको क्यों ना एक ही बार में, मतलब इसमें अगर मगर की संभावना ना रहे, इसको समाप्त ही कर दिया जाए एक ही तरह के आदेश से। नहीं तो आप कर दें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा आदेश ना हो। एक तो बेहतर ये है कि ये आदेश संसद पास करे, है ना। लॉ रिफॉर्म जो है वो संसद करती है तो बेहतर होता है। जुडिशरी का काम लॉ क्रिएट करना नहीं है, लॉ को इंटरप्रेट करना है। दूसरी चीज ये है कि रवीश, उसके बाद भी होगी तलाक। अगर कानून बन जाएगा तब भी लोग ईमेल से देंगे, तब भी लोग जो है फोन पे देंगे। देखिए, मर्डर के विरुद्ध तो कानून जब से दुनिया बनी है, मर्डर होता है ना तब भी। मर्डर के लिए तो मौत की सजा दी जाती है, तब भी मर्डर होता है। रेप होता है, रेप के लिए इतनी सजा हमने निर्भया का इस पूरा उदाहरण एक्ट में बना एक दिया। समस्या है फैजान साहब, तो अभी देखिए जो 2-4 केसेस सामने आए हैं, इसके बाद जब मीडिया का ध्यान गया, हम मान लेते हैं प्रतिशत कम है, संख्या कम है, समझ से बाहर की चीज है कि पति अभी कहीं सऊदी में है, वहां से फोन कर दिया और तलाक दे दिया। वो इसके दिमाग में धर्म के हिसाब से ही, भले धर्म में ना हो, इस तरह की गलतफहमी की छूट या गुंजाइश क्यों रहे? मतलब ये गलतफहमी की छूट खत्म करने के लिए ही मैं कहता हूं कि ये अदालत से नहीं होगा। इसके लिए जो मुस्लिम उलेमा हैं उनसे डायलॉग करना होगा। उन्हें जाके मस्जिदों में और हर दिन जुमे की प्रेयर में लोगों को बताना होगा कि सही तलाक देने की क्या प्रोसीजर है। हाँ, नहीं कर रहे थे, इसीलिए हम सोचते हैं कि अब करेंगे तो ये इंप्रूवमेंट होगा। ठीक, हाँ। दहेज पर तो कोई इस्लाम का मसला नहीं है, उस पर नहीं जागरूकता फैला पाया आज तक, या तो उनकी नीयत नहीं है। देखिए, सारी बात यह है कि हर मौलाना ये कहता है ये बहुत बुरी बात है, ये नहीं होनी चाहिए और ये बहुत कम होती है। ये इनका एक स्टैंडर्ड आर्गुमेंट है जो मर्दवादी तबका है उसका। उसमें मौलाना भी है, उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, उसमें लॉयर्स भी हैं। सवाल ये है कि ये जो इरेशनैलिटी का एक इनपुट है इसमें कि ये बहुत बुरा है लेकिन ये जारी रहेगा, इसको हम बंद नहीं करेंगे। तो आज फैजान साहब ये कह रहे हैं, अभी भी कह रहे थे कि इसको बंद करने के बाद भी तलाक होता रहेगा। तो भाई मर्डर का कानून खत्म कर दिया जाना चाहिए, रेप का कानून खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि रेप तो रुक नहीं रहे, मर्डर तो रुक नहीं। ये देखिए, जब और वो ये भी साथ में कह रही है, बड़ी खतरनाक बात फैजान साहब कह रहे हैं कि खुद उलेमा ही करें बैठ करके, यानी कि औरतों को बाहर रखिए, बातचीत से, सिस्टम से। उलेमा मर्द हैं, होते हैं, मर्द करेंगे बैठ के, और हम मर्दों क्या मामला है ये एक। फैजान साहब, इस पे जवाब दीजिए। आपके बारे में ये जो बात आपने कही कि उलेमा से, औरतों का मसला है, औरतें तय करेंगी। इस्लाम कोई गुप्त ज्ञान नहीं है, उलेमा लोग अपना पक्ष रखने आ सकते हैं अगर वो चाहें तो। गुप्त ज्ञान नहीं है, और ये ऐसी एक जिंदा जबान में एक किताब आई है कुरान, जिसमें गाने भी गाए जाते हैं, जिसमें चुटकुले और लतीफे भी होते हैं। उस जबान में वो किताब है, उसको जो भी पढ़ेगा सीख जाएगा। भारतीय मौलाना अम्मा के पेट से नहीं सीख के आते, वो भी पैदा होने के बाद ट्रेनिंग से सीखते हैं, हम भी सीख जाएंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? इस्लाम को गुप्त ज्ञान ना बनाए कि आपने इस पे। हाँ, आप जवाब दीजिए फैजान। जी, सुन लीजिए। उलेमा का मतलब ये नहीं, उलेमा का मतलब ये नहीं है कि मर्द आलिम, औरतें भी आलिम होती हैं।
हाँ। और औरतें, अब देखिए शरिया कोड जो लोग चला रहे हैं बीएमएमए वाले, हाँ। या और हैं उज़मा नाहिद है बॉम्बे में, हाँ। वो चला रही हैं, या डॉक्टर अस्मा है हैदराबाद में, तो ये सारे लोग जो मुस्लिम विमेन उलेमा भी हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। इनफैक्ट मेरा कहने का मतलब, नहीं, मेरी बात सुन ले जरा, मेरी बात सुन ले। मेरे बात बिल्कुल ये समझी नहीं है, इसलिए मैं बता दूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी लॉ से सिर्फ रिफॉर्म नहीं होता। ठीक है, लेकिन लॉ से शुरुआत होती है। खत्म कर दें या रेप का कानून खत्म, पर फैजान साहब लॉ से नहीं, रवीश मैं ये कहना लॉ से शुरुआत भी नहीं होती, लॉ एंड में आना चाहिए, लॉ एंड में आना चाहिए। ये यूरोप पहले नहीं है जहां समाज में पहले एक अर्ज होनी सामाजिक चाहिए। चेतना आई, उसके बाद कानून बना। यहाँ सारे दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, पर जब आप मान रहे हैं, जब ये मानने में क्या जरूरत, क्या मुश्किल है कि मुस्लिम औरतें या हिंदू औरतें वो अपने समाज में हाशिए पर हैं, उनके पास उतने अधिकार नहीं हैं, ठीक है। तो फिर अगर वो अपनी लड़ाई लड़ती हैं, जैसे तृप्ति देसाई ने अपनी लड़ाई लड़ी, जैसे खातून जी लड़ाई लड़ रही है, वो अपनी जिंदगी देख रही है ना। जितनी सहानुभूति या करुणा खातून जी को होगी, उतनी सहानुभूति तो मौलाना आलिम को नहीं होगी, जो मर्द आलिम है। जो स्त्री आलिम है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये लड़ाई अगर तय भी होनी है तो इन औरतों को ही क्यों नहीं तय करना चाहिए कि उनके अधिकार कैसे होंगे? रवीश, ऐसा है कि औरतों का पार्टिसिपेशन के विरोध नहीं हो रहा है। औरतों का पार्टिसिपेशन वेलकम है, उनका इनिशिएटिव वेलकम है। उन्होंने इस चीज को एक मास मीडिया में रेस करके, इसमें फैजान साहब आपकी ये राय हो सकती है। वेलकम है फैजान साहब, नहीं रवीश, नहीं रवीश, जरा बात सुन लें। यहाँ जो कल्प्रिट है वो मर्द है, उस मर्द को समझाया जाना जरूरी है। ठीक है, उस मर्द को समझाने के लिए जो मस्जिद में इमाम साहब हैं, जहां वो जाता है, वो समझता है कि ये सही बताएंगे। पर जब तक कानून का डंडा नहीं रहेगा, तो मस्जिद, मेरा एक सवाल है आपसे, मैं एक और सवाल है, फिर मैं खातून जी के पास जाऊंगा कि आप भले कह रहे हैं ये बात, अब शिवा मतलब दर्जनों उदाहरण दे रही हैं कि मौलाना लोग औरतों से बात ही नहीं करना चाहते इन मसले पर। हैं, करने वाले हैं, बहुत सारे होंगे, लेकिन जब ये मसला अगर समाज के भीतर छोड़ दिया जाए, तो समाज ने इन 70-75 सालों में कोई इसकी पहल की नहीं ना। 1981 से असम हाईकोर्ट, 2002 से औरंगाबाद बेंच, सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, तमाम तरह की अदालतों में आप ही कहते हैं कि इसका फैसला था। तब वो क्या कर रहे थे ये लोग? भाई रवीश, इसीलिए हमने लिखा था कि पर्सनल लॉ बोर्ड रिग्रेसिव है। इसीलिए मैंने लिखा कि पर्सनल लॉ बोर्ड अनयील्डिंग है। और इसीलिए मैंने कहा कि अब अगर उन्होंने ये फैसला लिया तो ये प्रशंसा इसकी करनी चाहिए कि चलिए देर आए दुरुस्त आयद। ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि काजी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इसको कोर्ट ही नहीं मानते हैं, ये तो बीच बचाव करने की कोई सामाजिक संस्था है, उसको आर्बिट्रेशन। देखिए, जो रजिस्टर्ड चीज नहीं है, क्या वो है नहीं? आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है, आईएसआईएस रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत सारे महिला आंदोलन रजिस्टर्ड नहीं, खुद भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वो है नहीं? ये जो डिनायल मोड में जाने का जो चोर दरवाजा देखा जाता है, क्योंकि आप चाहती हैं कि कानून से खत्म हो जाए, चाहे संसद कानून बना दे या सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दे, यही ना? पर्सनल लॉ कानून का हिस्सा है, वो उसको कानून बनाने वाली संस्था ही नहीं। 3 तलाक की बात कर रहा हूं कि या तो सुप्रीम कोर्ट खत्म करे या संसद कानून बना के खत्म। हम तो प्रोसीजर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, कुरान का प्रोसीजर उसमें ले आइए, बात खत्म। हम उसको बैन करना चाहते हैं। ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बिल्कुल बैन होनी चाहिए, अनइस्लामिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन जो कुरान का प्रोसीजर है उसके हिसाब से होना चाहिए। बहुत सही प्रोसीजर है। ठीक है, हम एक ब्रेक लेंगे तो फिर इस पर बात करेंगे। ठीक। हम लौट आए। खातून जी, आपसे मेरा एक सवाल है। अभी शिवा कह रही हैं कि कुरान की प्रक्रिया के हिसाब से तलाक हो। अब ये प्रक्रिया कौन तय करे? मतलब ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है, 8 प्रक्रियाएं बनाई हैं, क्या वो कुरान की प्रक्रिया के अनुकूल है, या आप चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट या संसद, जैसा फैजान साहब कह रहे हैं, कि कानून बनाकर इन चीजों को कोडिफाई कर दे, जिससे हर जगह एक ही तरह का एक फॉर्मेट रहे तलाक देने का? बराबर है,
लेकिन एक जैसा कानून तो हम भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। और जो हमारा इस्लाम का जो कानून है वो बहुत सही है, उसको ही फॉलो करेंगे। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह के जो सवाल दिए हैं, किस तरह के तलाक हो गए, हम उसको तो देखे नहीं है, तो हम कैसे उसके लिए हाँ करेंगे। तो इसके लिए मैं एक फैजान जी से मेरा एक सवाल है कि उन्होंने ये कहा कि मर्डर हो रहे आज भी कानून बनने के बाद, तो क्या तलाक का कानून बनने के बाद क्या तलाक नहीं होंगी? तो आप बढ़ावा दे रहे, उन आदमियों को बढ़ावा दे रहे कि हाँ ये ऐसा होगा। एक तो सवाल आप प्लीज मेरा, ऐसा तो बोलो ठीक है, इसमें नहीं जाते हैं, ये उदाहरण देने के लिए, ये इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। मेरा एक सवाल इसी पर है कि आपने कहा कि एक कानून नहीं मानेंगे, हाँ, एक जैसा कानून नहीं मानेंगे, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि तलाक देने के भी कई प्रकार के कानून होने चाहिए? आप ये कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे फसके निकाह है, हाँ, खुला है जो औरत ले सकती है, हाँ, और जो तलाक है, जैसे 3 तलाक है, वो तलाक एहसन के तुरु हो, तलाक एहसन के तुरु हो। हाँ। और जो 2 विटनेस उनके हो, 2 इनके हो, और आपस में बैठ के ये तलाक हो। जी खातून जी, ऐसा नहीं है कि एक डेलिस पर खड़े रह के तलाक दे। जी, सारी बहस ये हो रही है कि मतलब चारों दिशाओं में हिंदुस्तान के तलाक को लेकर जिस तरह से बाहर खत्म किया गया है 3 तलाक वाला इंस्टेंट, इसको खत्म करके एक तरह का कानून बने। आप कह रही हैं कि अलग अलग कानून होना चाहिए, इस्लामिक फिरकों के हिसाब से, सेक्ट के हिसाब से, शिया सुन्नी, आम दर्शक ऐसे समझे, बोहरा के हिसाब से। फैजान साहब, आप इससे सहमत हैं? अरे ये जो बात है इसमें कुछ तो सच्चाई है। जो भारत का संविधान है वो अनुच्छेद 26 में आपको एक तो धार्मिक स्वतंत्रता देता है, और फिर ये स्वतंत्रता देता है कि उस धर्म में आप किसी भी सेक्ट में को मान लें। तो आप शिया हो जाएं तो आपके ऊपर शिया लॉ लगेगा, अगर आप बोहरा हैं तो आपके ऊपर बोहरा लॉ लगेगा, और अगर आप हनफी हैं तो आपके ऊपर हनफी लॉ लगेगा। अब ये जो देश के हनफी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे लॉ के हिसाब से 3 तलाक पे तलाक हो जाती है, और शिया लॉ के हिसाब से और अहले हदीस लॉ के हिसाब से तलाक नहीं होती, तो हमारे ऊपर उनका लॉ ना लगाया जाए। अब इसमें जरा सा इसको समझ लें बात को, कि अक्सर ये होता है कि आप न सिर्फ अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, किसी भी धर्म में आपको रहना जरूरी नहीं है, आप परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे ही आप अपना सेक्ट भी परिवर्तित कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि अगर एक सुन्नी मुसलमान की 2 बेटियां हैं तो उसको सुन्नी लॉ के हिसाब से 2/3 शेयर बेटियों को मिलेगा और 1/3 उसके भतीजे को मिलेगा। अब अगर ये सुन्नी मुसलमान चाहता है कि मेरी बेटियों को ही पूरा शेयर मिल जाए तो ये फौरन शिया हो जाता है, और ये कहता है कि साहब मुझे शिया लॉ के हिसाब से मेरी बेटियों को 50-50% अब मेरा एक इससे सवाल है, ये इंपॉर्टेंट मोड है आपके जवाब का, फ्रीडम है। ठीक है, ये इस तरह की बहस, ये बात तो आई ना। मैं ये जानना चाहता हूं फैजान साहब कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने, मान लेते हैं कि 3 तलाक, इंस्टेंट 3 तलाक को बैन कर दिया, ठीक, लेकिन ये जो विविधताएं आप कह रहे हैं कि शिया के लिए अलग, सुन्नी के लिए अलग, या हनफी के स्कूलों के लिए अलग, ये बरकरार रहे, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ये भी फैसला देगा क्या? मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट बैन नहीं करेगा रवीश, क्योंकि बैन करने का मतलब होता है प्रोहिबिट करना, ठीक है, मतलब रोक लगा दे, एक दंडनीय अपराध बनाना। तो वो संसद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट, मेरा अंदाजा ये है कि या तो वो ये कहेगा कि पर्सनल लॉ है और ट्रिपल डिवोर्स फिर लॉ बन जाएगी, और वो कहेंगे कि ये असंवैधानिक है क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। या फिर सुप्रीम कोर्ट यहां पे रुक जाएगा कि जो चीज शमीम आरा में उन्होंने एक दरपर्दा तरीके से कही थी, इम्प्लाइडली, उसको खोल के एक्सप्लिसिट करके कहेंगे कि तलाक देने का एक ही तरीका पूरे देश में होगा, और वो तरीका वो होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो हाई कोर्ट के फैसले शमीम आरा में कोर्ट किए हैं, ठीक, उन पे बेस्ड होगा, या वो जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने 8 स्टेप दिए हैं उन पे बेस्ड होगा। ठीक है, और इसे हर सेक्ट को मानना पड़ेगा, तब इसको फिर हर सेक्ट को मानना पड़ेगा। शिबा
नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हर सेक्ट में शिया तो बिल्कुल नहीं मानेंगे उनके, और उनकी औरतें गई भी नहीं है कोर्ट में। बोहरा और मेमन पर जब लागू हो जाएगा ये, नहीं हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मामला सिर्फ सुन्नी सेक्ट का है और सुन्नियों के बीच की ही आपस का की ये सारा झगड़ा है। और ये अगर कोर्ट कुछ कहता है, क्योंकि सुन्नी सबसे बड़ी तादाद में है, वो अपनी समाज के अंदर ठीक है, बहुसंख्यक तो है। जो कोर्ट का फैसला होगा वो सुन्नी के हिसाब वो से सुन्नियों के लिए होगा, वो शियों पर लागू नहीं होगा, वो दूसरे मसलकों पर लागू नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वहां पीस है, वहां कोई झगड़ा है ही नहीं इसको जी, लेकर के। कई दर्शक पूछते हैं कि क्या औरतों को भी तलाक देने का, 3 तलाक देने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है, नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि एक तरफा अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, एक याचक की तरह पर मांगता है। इस कानून को रद्द करते हुए जैसे फैजान साहब और खातून भी इशारा कर रही हैं कि वो नहीं चाहती कि उनके पर्सनल लॉ में दखलंदाजी हो, तो क्या आप वो चाहती हैं कि कानून सरकार ही बना दे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों का लगातार यही मुतालबा है कि कुरान में जो प्रोसीजर दिया गया है, देखिए हम नया कानून नहीं मांग रहे हैं, नया कानून आप नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं जो कानून है वही रहे, प्रोसीजर इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अभी पता नहीं कैसे और वो तलाक होता है। कानून जो शरिया कोर्ट है उसी में अमल हो जाए, या उसमें तलाक कराने के लिए वकील ढूंढना पड़े, कोर्ट में जाना पड़े? देखिए, तलाक कराने के लिए वकील या काजी या किसी की भी जरूरत नहीं है, अगर घर वालों ने ही उसी प्रोसीजर को फॉलो कर लिया है। जी, संक्षेप में फैजान साहब, अलग है, हम फिर इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, कई बार कर चुके हैं, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि अगर नया व्यवस्था क्या होगी, नई व्यवस्था क्या हो सकती है? फिर इसकी कोई समझ नहीं है हमारे सामने। नई व्यवस्था कुछ नहीं होगी। नहीं रवीश, एक तो मैं बता दूं कि मैंने अपने कई लेख में लिखा है कि मुसलमान औरतें जो ये पूरा मूवमेंट चला रही हैं, वो बेचारी मांग ही कुछ नहीं रही, वो ये मांग रही हैं कि जो कुरान में लिखा है वो हमें दे दो। हाँ। और मैंने इसकी तारीफ की है। दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट भी इस केस में सिर्फ इतना ही करेगी, हाँ। कि जो कुरान में तलाक देने का तरीका दिया हुआ है, हाँ। और जिसको अब पर्सनल लॉ बोर्ड ने मान लिया है, वो उसको कहेंगे कि तलाक इस तरीके से होनी चाहिए। देखिए, सारे मुस्लिम्स जो हैं इसमें वो कह रहे हैं हमें धर्म की स्वतंत्रता है, और धर्म की स्वतंत्रता वो है जो उनका धर्म है, और वो कह रहे हैं कि धर्म वो है जो कुरान में लिखा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात है, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सीरियस होता अपने इन 8 प्रस्तावों को लेकर, तो कम से कम भारतीय महिला मुस्लिम आंदोलन के यहां तो एक फैक्स करवा सकता था, है कि नहीं? तो ये तो अगर आप अपने ही सहयोगी संगठनों को नहीं पहुंचा रहे हैं, तो कैसे भरोसा करें कि आप करोड़ों लोगों में पहुंचा देंगे? हालांकि आप संगठन 10 कर ले आते हैं, है ना? उसको पता नहीं आप मानते हैं कि नहीं मानते, ये अलग का झगड़ा है।